Yes, anybody? Seed. Sir, seed. Okay, so we have finished it, isn't it? Yes, sir. Okay, today we are going to start, reproduction in animals. ठीक है? ओके सर। हम्म तो आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को स्टार्ट करेंगे। उसमें हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है? एंड व्हाट ऑल आर दी प्रोसेसेस, क्या क्या प्रोसेसेस है इन रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये भी हम लोग उसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है? क्लियर? तो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। हम अपना स्क्रीन को शेयर करने जा रहे हैं। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दी रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हम लोग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को पढ़ेंगे। ठीक है? आपको पता है सभी ऑर्गेनिजम्स, जो बेसिक जो चीजें है ना, रिप्रोडक्शन क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है? और इसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये मेनली हम लोग क्या प्लांट में जो डील किए हैं वो सब इक्वल रह जाएगा ना, सब बराबर, मतलब यहाँ पर भी वही सब रह जाएगा। ठीक है? तो जो जो सेम पॉइंट्स रह जाएंगे, विल नॉट डिस्कस अगेन इट। ओके, विल नॉट डिस्कस इट अगेन ओवर हियर, है ना। हम लोग क्या करेंगे, उसको स्किप करके आगे चले जाएंगे जो नए टॉपिक रहेंगे। ठीक है? क्लियर? यस नो बीच में कहना है, अगर कुछ आपको बोलना है बीच में स्पीकर ऑन करके आप बोलेंगे। ठीक है? तो आपको पता है कि सभी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है? और सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि उनको अपना जनरेशन टू जनरेशन, दे हैव टू कंटिन्यू देयर एग्जिस्टेंस जनरेशन टू जनरेशन। अपना एग्जिस्टेंस जो है जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू करने के लिए क्या करते हैं? सभी जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोडक्शन को करते हैं। सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं, अपना जनरेशन टू जनरेशन, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? नहीं करने से क्या होगा? धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो धीरे धीरे यहाँ से अर्थ से गायब हो जाएंगे। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो रिप्रोडक्शन जो होता है वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना ऑफस्प्रिंग बनाता है, यानी अपने जैसा एक संतान उत्पन्न करता है, और अपना जनरेशन टू जनरेशन क्या करता है? अपना एग्जिस्टेंस, अपना अस्तित्व को बनाए रखता है। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो रिप्रोडक्शन है क्या? रिप्रोडक्शन इज द सर प्रोसेस। ये यस। सर कोई बोल रहा है कि वो वेटिंग रूम में है। ओके, लेट मी चेक। यस, एडमिट कर लिए। मीटिंग रूम ऑफ कर देते हैं। ठीक। ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है? तो रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है? बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस अनदर ऑर्गेनिज्म दैट इज ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। यानी कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा संतान को उत्पन्न करता है। ठीक है? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू अ न्यू इंडिविजुअल। एक नए इंडिविजुअल को जन्म देता है ना। और एक अदर वर्ड में कह सकते हैं कि ये क्या करता है? रिप्रोडक्शन इज टू क्रिएट और रिक्रिएट अ न्यू लिविंग थिंग सच एज अ सर बेबी। यस सर यस। सर सर मैं बोल रहा था, मेरा जूम मतलब खुल नहीं रहा था। तो मतलब जूम खुल रहा था, मतलब कनेक्शन कनेक्शन इसके बाद जब कनेक्शन मतलब कंप्लीट नहीं हो रहा तब एरर दिखा रहा था। तो मैं जूम को डिलीट किया, इसके बाद फिर से लॉग इन किया। तो आप क्या पढ़ाए तो मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं? बस अभी अभी स्टार्ट किए हैं, अभी स्टार्ट किए हैं। ठीक है? रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स अभी स्टार्ट किए। स्क्रीन पर दिख रहा है ना?
Yes, sir. ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एनिमल्स में जो है किस प्रकार से होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। तो जो चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है उसको हम लोग यहाँ से स्किप करते जाएंगे। जैसे रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का टाइप्स, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। क्लियर? इसको भी हम लोग रिमूव कर रहे हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाइनरी फिजन, आपको पता है बाइनरी फिजन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और उस समय आपको हमने एग्जांपल दिया था अमीबा का, है ना, अमीबा का एग्जांपल दिया था। तो बाइनरी फिजन हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने बर्डिंग को पढ़ लिया है। बर्डिंग क्या होता है ये भी पढ़ लिया है हम लोगों ने प्लांट्स में, इजंट इट। बस वहां पर क्या करना है, वहां पर भी मैंने आपको हाइड्रा का एग्जांपल दिया था। जब ईस्ट का एग्जांपल हम लोग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको हाइड्रा का भी एग्जांपल दिया है। तो ध्यान रहे कि हम लोग एनिमल्स में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग एनिमल का एग्जांपल देंगे। रीजनरेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है प्लांट्स में, ठीक है, रीजनरेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जैसे कि हाइड्रा और फ्लैटवॉर्म्स यहाँ पर एग्जांपल है। रीजनरेशन भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इट मीन्स कि हम लोगों ने क्या कर लिया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरी तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है प्लांट के समय में ही। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ये भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं, ठीक है, ये भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, खास करके ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, यानी बेसिस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, और ये किस तरह से क्या क्या स्टेप करने के बाद, मीन्स व्हाट ऑल आर द इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स, क्या क्या इवेंट्स हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इवेंट्स में सबसे पहला जो इवेंट होता है दैट इज होता है आपका गैमेटोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा, ठीक है, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट द इवेंट्स, ठीक है, तब हम लोग उसके बाद पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो क्या क्या इवेंट्स होते हैं रिप्रोडक्शन में, क्या क्या इवेंट्स होते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर में। तो सबसे पहले होते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, एक एक करके नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका गैमेटोजेनेसिस, GAMETOGENESIS, गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, इसमें गैमिट्स का प्रोडक्शन होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब डायरेक्टली हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, वो कितने कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा मोड्स होता है, जैसे आपका बाइनरी फिजन, बर्डिंग, आपका रीजनरेशन, ऑल वी हैव स्टडीड इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के समय हम लोग पढ़े हैं। बस यहाँ पर क्या करना है आपको, एग्जाम्पल जो है, और प्लांट के समय में हमने आपको एनिमल का भी एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, वो आप उस एनिमल वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रख के वो टॉपिक हम लोगों को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे इवेंट होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस होता है दैट इज योर गैमेटोजेनेसिस। इसमें क्या होता है, गैमेट्स यानी कि सेक्स सेल्स, क्या होता है, सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन होता है, किसमें, ह्यूमन बीइंग के अंदर में, ठीक है। फीमेल के अंदर जो है, फीमेल के अंदर क्या प्रोडक्शन होता है, फीमेल के अंदर बनता है ओवम, या इसको हम लोग एग भी कहते हैं, एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, समझिएगा। ह्यूमन फीमेल के अंदर क्या होता है, फीमेल के अंदर में ओवम या एग का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग oogenesis भी कहते हैं, oogenesis भी कहते हैं, ठीक है, क्लियर। यानी कि गैमेटोजेनेसिस जो है वो दो टाइप का होता है, एक जो फीमेल में हो रहा है, एक जो मेल में हो रहा है, ठीक है।
फीमेल में जो गेमेटोजेनेसिस हो रहा है यानी कि गेमेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सेक्स सेल्स बन रहे हैं यानी एग बन रहे हैं, ओवम बन रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं oogenesis कहते हैं, OOGENESIS, oogenesis। ठीक है। और गेमेटोजेनेसिस जो मेल में होते हैं, मेल में जो गेमेटोजेनेसिस हो रहे हैं, मेल में जो गेमेटोजेनेसिस हो रहे हैं, वहां पर क्या बन रहा है, वहां पर गेमिट्स बन रहा है। ये गेमिट्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। ठीक है। और इसके प्रोडक्शन को हम लोग, इसके प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं। यानी कि आपका जो गेमेटोजेनेसिस है, गेमिटोजेनेसिस, गेमिटो का मतलब क्या होता है, गेमिट्स, सेक्स सेल्स जो रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स, और जेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स इज कॉल्ड गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस दो टाइप के होते हैं। मेल में जो गेमिट्स का प्रोडक्शन होता है, किसका होता है, स्पर्म का होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और फीमेल में जो एग्स का ओवम का जो बनना होता है, दैट इज कॉल्ड oogenesis, उसको हम लोग oogenesis कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ह्यूमन जो मेल और फीमेल होते हैं, उसमें क्या होता है, गेमिट्स का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है जो आपका इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन, INSEMINATION, इंसेमिनेशन। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ गेमिट्स भी बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ गेमिट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका जो गेमिट्स जो है, मेल बॉडी में जो गेमिट्स बना हुआ दैट इज स्पर्म, ये फीमेल बॉडी के वेजाइना में, फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। क्या होता है, इंसेमिनेशन होता है। क्लियर। इसके बाद तीसरा प्रोसेस क्या होता है, तीसरा प्रोसेस इंसेमिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, FERTILISATION, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो स्पर्म जो मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचा दिए गए हैं, वो स्पर्म क्या करता है, वो स्पर्म जो है फीमेल बॉडी में जो एग है, फीमेल में जो एग है यानी ओवम है, इसके साथ क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, यानी फ्यूज करता है। यानी एग और स्पर्म दो अलग अलग सेल हैं, दोनों आपस में मिलकर एक सिंगल सेल बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, जाइगोट। तो ये क्या होता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है। इट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन ऑफ गेमिट्स। तो इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गेमिट्स होता है, जिसमें क्या बनता है, जाइगोट बनता है। ठीक है। अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस होता है जाइगोट के बाद होता है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, TATION, IMPLANTATION, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ये जो जाइगोट बना है, जो जाइगोट जो बना है, ये जाइगोट क्या करता है, जाइगोट जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस बोल के स्ट्रक्चर होता है, उसके वॉल से क्या होता है, अटैच हो जाता है, और अटैच हो जाने के बाद वहां पर ग्रो करता है। ठीक है। अटैच हो जाने के बाद क्या होता है, वहां पर वो ग्रोथ करता है। ठीक है। दैट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद आपका आ जाता है जेस्टेशन, GESTATION, जेस्टेशन। कॉमन टर्म में इसको हम लोग प्रेगनेंसी भी कहते हैं, प्रेगनेंसी भी कहते हैं। कॉमन टर्म में क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी भी कहते हैं। तो ये जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जैसे ही इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन के बाद जाइगोट जो है ग्रोथ करने लगते हैं, वो धीरे धीरे एम्ब्रायो बनाते हैं, फिर फीटस बनाते हैं। ठीक है। ये पूरा जो समय होता है, ये पूरे समय को हम लोग कहते हैं जेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी कहते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। उसके बाद जो आपका प्रोसेस होता है दैट इज आपका होता है पार्चुरेशन, PARTURITION, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब क्या होता है, कॉमन टर्म में इसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द बेबी। मतलब ये प्रोसेस के जरिए क्या होता है, जब एक कंप्लीट फिटस, जब एक कंप्लीट बेबी जो है फीमेल बॉडी के अंदर में जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो कंप्लीट जब बेबी बन जाता है, तो क्या होता है, आफ्टर
आफ्टर 260 और 270 डेज ये क्या होते हैं, जो बेबी होते हैं उसका डिलीवरी होता है, मतलब इट कम्स आउट फ्रॉम दी फीमेल बॉडी, ये फीमेल बॉडी के बाहर चले आते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पार्चुरेशन कहते हैं। क्या करते हैं? पार्चुरेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स जो है, ये सारे इवेंट्स जो है, ये सारे प्रोसेस जो है वो आपका ह्यूमन में होता है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ये सारे क्या होते हैं? ह्यूमन में होते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्लियर? यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है बताइए जरा। एनी डाउट? नो सर, नो सर। वेरी गुड। तो ये सारे प्रोसेस जो है, इसको करने के लिए इतना सारा प्रोसेस जो है, जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है, इन सारे इवेंट्स को करने के लिए मेल और फीमेल बॉडी में, ठीक है, मेल और फीमेल इंडिविजुअल में बहुत सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो जो सारे ऑर्गन्स पाए जाते हैं फीमेल बॉडी में, उनको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या आपको पता है सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, तो वैसे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो फीमेल बॉडी में रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, उसको हम लोग कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वैसे ऑर्गन जो मेल बॉडी में, यानी कि मेल इंडिविजुअल में प्रेजेंट हैं और वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं, वैसे सारे ऑर्गन्स को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग देखेंगे। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आएगा ध्यान दीजिएगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना, सारे ऑर्गन्स को दो भाग में बांटा गया है। दो भाग में, एक को बोल दिया गया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ध्यान दीजिएगा। एक को बोल दिया, एक ग्रुप को बोल दिया गया है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, और दूसरा जो ग्रुप है, यानी वी आर स्टडिंग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑल दोज ऑर्गन्स which are involved in reproduction process in a male human being, that is, all those organs are called आपका जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन है ना, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक को बोला गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे को बोला गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या समझते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या समझते हैं? ध्यान से समझिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहने का मतलब होता है वैसे ऑर्गन जिसके अंदर क्या हो रहा है? गेमिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। यानी हम लोग मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो स्पर्म को बोलेंगे, यानी वैसे ऑर्गन जिसके अंदर में क्या हो रहा है? स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है? तो टेस्टिस है, TESTIS। टेस्टिस इज द मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो मेल में होते हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है? इसके अंदर में जो है गेमिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इसके अंदर में स्पर्म बन रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स उन ऑर्गन्स को कहते हैं जो क्या करते हैं? जो स्पर्म को नहीं बनाते हैं। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी स्पर्म, बट दे आर हेल्पिंग स्पर्म to move from one place to another. They are helping sperm to provide nutrition. They are helping sperm for their storage. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये डायरेक्टली क्या हो रहे हैं? स्पर्म को बना नहीं रहे हैं, बट ये अलग तरीके से क्या कर रहे हैं? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और टेस्टिस को छोड़कर, जैसे मान लीजिए आपका डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डक्ट्स हो गया, जैसे आपका देखिए एपिडाइडमिस हो गया, ठीक है, यूरेथ्रा हो गया, ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है बहुत सारे ग्लैंड्स हो गए, जैसे सेमिनल वेसिकल हो गए, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गए, कॉपर्स ग्लैंड हो गए। all these organs are called secondary sex organs because these are not producing any sperm. ये sperm को प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, बट क्या कर रहे हैं?
रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में क्या हो गया, एपिडाइडमिस, यूरेथ्रा, वास डेफरेंस, वासा एफरेंसिया, ठीक है, रीड टेस्टिस, इसके साथ साथ में पेनिस, ठीक है, यूरेथ्रा, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, ऑल दीज आर दी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन बीइंग। तो सबसे पहले क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज टेस्टिस। तो हम लोग सबसे पहले टेस्टिस को पढ़ेंगे। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, टेस्टिस को पढ़ेंगे। तो लेट मी शो यू अ डायग्राम, एक डायग्राम आपको मैं दिखा रहा हूं, प्लीज वेट। सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। समझिए ध्यान से अच्छे से, ये एक डायग्राम है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्या है, दिस इज टेस्टिस, ये टेस्टिस है, ठीक है, क्लियर। इसका दूसरे व्यू में भी देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो अ डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहां पर आप देख रहे हैं ये टेस्टिस है, ठीक है, दिस इज पेनिस, ये पेनिस होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये डायग्राम सबसे इजी है, ये डायग्राम, इसलिए हम इस डायग्राम से आपको बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए दो टेस्टिस, यानी पेयर में एक पेयर टेस्टिस होता है ह्यूमन मेल में, ठीक है। कितना टेस्टिस होता है, वन पेयर, यानी कि दो टेस्टिस होता है, जो किसमें होता है, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, हमारा बॉडी के बाहर सिचुएटेड होता है। आपको बता दें कि हमारा बॉडी से बाहर, हमारा बॉडी से बाहर जो है ये सिचुएटेड होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रॉटम। क्या कहते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं। स्क्रॉटम, किसको स्क्रॉटम कहते हैं, द बैग लाइक, और यू कैन से द सैक लाइक स्ट्रक्चर इन विच these two testes are present। ये दोनों टेस्टिस जिस स्ट्रक्चर, जहां पर रहते हैं, जिस स्ट्रक्चर में रहते हैं, उसको हम लोग, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं स्क्रॉटम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं। ये बॉडी से बाहर स्क्रॉटम में इसलिए रहता है क्योंकि इसको बॉडी से कम टेम्परेचर चाहिए, और बॉडी के अंदर रहकर ये कम टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता है। सो टू मेंटेन दी बॉडी, टू मेंटेन दी टेम्परेचर लोअर देन दी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, हमारा जो बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को, तभी ये स्पर्म को प्रोड्यूस कर सकेगा और स्पर्म को बना सकेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज इट इज सिचुएटेड आउटसाइड दी, ये क्या होता है, हमारा बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में सिचुएटेड होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्रॉटम। क्या कहते हैं, स्क्रॉटम कहते हैं, ठीक है। ये स्क्रॉटम क्या करता है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, यानी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री कम जो है टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को, क्लियर। अगर टेस्टिस की बात करें तो इसका जो, अगर मान लीजिए इसका जो हाइट होता है, यानी इसका जो लेंथ होता है, जो लंबाई होता है, ये होता है नियरली अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर। 4 to 5 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका लेंथ होता है। ये टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, और 2 to 3 सेंटीमीटर जो है इसका चौड़ाई होता है, वाइड होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो लेंथ है वो आपका 4 to 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ जो है वो क्या है, 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। अगर हम टेस्टिस का डायग्राम को यहाँ पर देखें तो देखिए ये इस तरह का लगता है, ये इस तरह का जो है इसका इंटरनल डायग्राम है, इस तरह का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो है इस तरह का है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, टेस्टिस के अंदर मेनी चेम्बर्स लाइक स्ट्रक्चर, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं। ये क्या है, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, एक एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम। तो ये क्या है, आपका लोब्यूल्स होते हैं, और इस लोब्यूल के अंदर आप देख रहे हैं ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर भरा पड़ा है ना, ट्यूब के जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये जो है स्ट्रक्चर में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से इसके अंदर में हर कंपार्टमेंट में इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। और इसी के अंदर क्या होता है, इसी के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है,
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ही क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो टेस्टिस क्या है? टेस्टिस ओवल होता है शेप में, ये आपका जो है सिचुएटेड आउटसाइड दी एब्डोमिनल कैविटी इन अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्क्रॉटम। स्क्रॉटम में ये सिचुएटेड होता है, ये पेयर में होते हैं, ठीक है। ये स्क्रॉटम में इसलिए सिचुएटेड होता है क्योंकि स्क्रॉटम जो है बॉडी से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर को मेंटेन करता है ना, इसलिए टेम्परेचर मेंटेन के लिए स्क्रॉटम में होते हैं। साथ ही साथ आपको मैंने बताया इसका जो हाइट होता है वो क्या होता है, 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, जबकि इसका जो वाइड होता है यानी कि आपका जो ब्रेथ होता है ये होता है दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर। इसके अंदर क्या होते हैं, नियरली अबाउट 200 से 250 चेम्बर्स पाए जाते हैं, चेम्बर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इस चेम्बर्स को हम लोग कहते हैं, इस चेम्बर्स को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर में बहुत सारा क्या होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। दैट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। क्लियर? सो वी हैव स्टडीड टेस्टिस। नेक्स्ट, अब टेस्टिस के अलावा क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे यहाँ पर डक्ट होते हैं। डक्ट मतलब पाइप लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि टेस्टिस के बाद आपका जो डक्ट है दैट इज, देखिए यहाँ पर ये एपिडाइडिमिस। ये क्या है, एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस क्या करता है, जो भी स्पर्म जब बन जाता है तो वो क्या होता है, एपिडाइडिमिस में चला आता है। एपिडाइडिमिस क्या करता है, उसको मैच्योर करता है, उसको स्टोर करता है, और जब वो स्टोर करने के बाद जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसको आगे जो है इस पाइप के जरिए आगे भेज देता है। दैट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस पाइप को कहते हैं वास या वाजा डिफरेंस, DIFFERENS, डिफरेंस, वाजा डिफरेंस। तो एपिडाइडिमिस के बाद कहाँ चला जाता है, वाजा डिफरेंस में चला जाता है स्पर्म, मैच्योर होने के बाद। ठीक है, मैच्योर होने के बाद चला जाता है कहाँ पर, तो आपका जो है वाजा डिफरेंस में। अब आपको पता है कि जो पेनिस जो होते हैं, पेनिस यानी कि यहाँ पर इसके अंदर में जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा, उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा जो है ये कॉमन पाइप होते हैं, इट इज अ कॉमन पाइप जिसके जरिए यूरिन का भी डिस्चार्ज होता है मेल में, और इसी के जरिए जो है आपका स्पर्म भी बॉडी के बाहर निकलता है, स्पर्म भी बॉडी के बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये जो आपका ये वास डिफरेंस जो है, वास डिफरेंस क्या करता है, स्पर्म को ले जाकर छोड़ देता है यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा में। ठीक है, और यूरेथ्रा फिर क्या करता है, यूरेथ्रा फिर जो है पेनिस के जरिए क्या होता है, स्पर्म को बॉडी से बाहर यानी कि शरीर से बाहर निकालता है। और ये पेनिस एक ऐसा ऑर्गन है जो क्या करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन कहते हैं इसको, यानी ये इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि गेमेटोजेनेसिस यानी स्पर्म या ओवम का बनना। तो हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने के बाद एपिडाइडिमिस में वो स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद वास डिफरेंस के जरिए क्या होता है, यूरेथ्रा में आता है। और ये जो पेनिस है, पेनिस ये क्या होता है, दिस इज कॉपुलेटरी ऑर्गन, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, ये हाईली इरेक्टाइल मसल से बना हुआ होता है। और ये इरेक्टाइल मसल्स क्या करते हैं, ये पेनिस को इरेक्ट होने में मदद करते हैं, यानी कि ये जो है इजिली कॉन्ट्रैक्ट और इजिली रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो पेनिस है इट इज इंजेक्टेड इनसाइड द वेजाइना ऑफ अ फीमेल, फीमेल के वेजाइना में ये पार्ट को, पेनिस को इंजेक्ट किया जाता है, और फिर इस रास्ते के जरिए क्या होता है, स्पर्म को फीमेल बॉडी के अंदर वेजाइना में डिस्चार्ज किया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? सो ये जो आपका पेनिस है दिस इज कॉल्ड एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन्स भी इसको कहते हैं। इट इज मेड अप ऑफ हाईली इरेक्टाइल टिश्यूज, ये हाईली इरेक्टाइल टिश्यूज से बने होते हैं जो इसको इरेक्ट होने में, यानी आप कह सकते हैं जो है बड़ा होने में, ठीक है, और हार्ड स्ट्रक्चर गेन करने में मदद करता है। कौन? इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, ये बॉडी के बाहर आता है। और ये जो पेनिस है, पेनिस क्या होता है, फीमेल बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे क्या होता है कि स्पर्म जो है मेल बॉडी से फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करता है। पेनिस का जो सबसे ये जो फ्रंट पोर्शन है दिस इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। इसके ऊपर एक कवर होता है, स्किन का एक कवर होता है, इस तरह से स्किन का कवर होता है इसके ऊपर। ठीक है, ये क्या होता है, स्किन का एक फोल्ड इस तरह से कवर होता है इसके ऊपर,
दिस कवर इज कॉल्ड, दिस कवर, दिस स्किन का जो फोल्ड यहाँ पर है उस कवर को हम लोग कहते हैं फोर स्किन, FORESKIN, फोर स्किन, या हम लोग उसको प्रीप्यूज भी कहते हैं, PRE, उसको क्या कहते हैं, प्रीप्यूज भी कहते हैं, PREPUCE। किसको किसको, ये जो ग्लांस पेनिस, जो सबसे अंदर बाहर का जो पोर्शन, इसको ग्लांस पेनिस कहते हैं। इसके ऊपर जो एक स्किन होता है इसको ढकने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रीप्यूज और फोर स्किन, ठीक है। और आपको बता दें कि ये जो ग्लांस पेनिस है, ग्लांस पेनिस ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब क्या होता है, ये सारे ऑर्गन को हम लोगों ने पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया? टेस्टिस पढ़ लिया, एपिडाइडिमिस पढ़ लिया, वाजा डिफरेंस पढ़ लिया, यूरेथ्रा पढ़ लिया, पेनिस पढ़ लिया, ग्लांस पेनिस पढ़ लिया हम लोगों ने, ठीक है। क्लियर। अब क्या होता है, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एसेसरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स वैसे ऑर्गन्स को बोला जाता है जो है ना कुछ सिक्रीट करते हैं, है ना, या तो हार्मोन, एंजाइम्स, प्रोटीन, ठीक है, या सम ये प्लाज्मा लाइक फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करते हैं। दैट्स व्हाई दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड ग्लैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर हम लोग मेल के बारे में बात करें तो ह्यूमन मेल में 3 ग्लैंड्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 ग्लैंड्स होते हैं। एक होता है आपका सेमिनल वेजाइकल, ध्यान दीजिएगा, सेमिनल वेजाइकल, ये सेमिनल वेजाइकल है जो क्या कर रहा है, पेयर में पाया जाता है, पेयर में, समझिएगा, यू कैन नोट डाउन द पॉइंट, ठीक है। सेमिनल वेजाइकल क्या होते हैं? पेयर में पाए जाते हैं, ठीक है, पेयर में पाए जाते हैं। और ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है म्यूकस, ध्यान दीजिएगा, ये क्या सिक्रीट करता है? म्यूकस सिक्रीट करता है, म्यूकस। और म्यूकस के साथ साथ में क्या सिक्रीट करता है ये? फ्रुक्टोज। यानी इसके सिक्रीशन में ये जो सिक्रीट कर रहा है उसमें क्या होता है? म्यूकस होता है और फ्रुक्टोज होता है। ये म्यूकस क्या करता है? म्यूकस जो है, आप कह सकते हैं कि जो यूरेथ्रा जो है, यूरेथ्रा को क्या करता है, वो स्मूथ बनाता है, ल्यूब्रिकेट करता है, सो दैट कि स्पर्म जो है वो आसानी से मूव कर सके। आपको पता होना चाहिए कि स्पर्म जो है वो तभी मूव कर पाएगा जब उसको एक मीडियम मिलेगा, लिक्विड मीडियम मिलेगा। तो ये जो म्यूकस है ये क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म के लिए, जिसमें तैर करके स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकल पाता है, ठीक है। और इसके सिक्रेशन में फ्रुक्टोज भी होता है। ये फ्रुक्टोज क्या करता है? ये फ्रुक्टोज जो है स्पर्म को एनर्जी देने का काम करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, ठीक है। तो सेमिनल वेजाइकल का क्या काम हुआ? सेमिनल वेजाइकल जो है पेयर में होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं? पेयर में होते हैं। और ये वाटरी एल्केलाइन फ्लूइड जिसमें कि होता है फ्रुक्टोज और होता है म्यूकस, ये सिक्रीट करते हैं। ये क्या करता है? ये यूरेथ्रा का पूरे जो पैसेज, जो मतलब स्पर्म का जो रास्ता है, उसको ये क्या करता है? ल्यूब्रिकेट करता है। साथ ही साथ क्या करता है? इस रास्ते को एल्केलाइन होने के कारण जो भी वहां पर एसिड वगैरह प्रेजेंट है उसको वहां से वो रिमूव करता है, ठीक है। अगला जो ग्लैंड होता है दैट इज योर प्रोस्टेट ग्लैंड। अगला जो ग्लैंड है वो क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? ये सिंगल पाया जाता है, इट इज नॉट इन पेयर, ये सिंगल पाया जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? ये मिल्की सिक्रीशंस ये भी सिक्रीट करता है, ठीक है। ये भी एक मिल्की सिक्रीशन सिक्रीट करता है जिसमें होते हैं साइट्रिक एसिड होते हैं, लिपिड्स होते हैं और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसका जो सिक्रीशन है वो क्या करता है? इसका सिक्रीशन जो स्पर्म है उसको वो क्या करता है? एक्टिवेट करता है, एनर्जाइज करता है, और साथ ही साथ क्या करता है? उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का भी काम करता है। नेक्स्ट इज योर बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जो कि आपका जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जस्ट प्रोस्टेट ग्लैंड का नीचे प्रेजेंट होता है, बिलो दी प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसका काम क्या होता है? इसका काम, इसको हम लोग कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कॉपर्स ग्लैंड, COWPER', कॉपर्स ग्लैंड भी इसको हम लोग कहते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है? ये जो है आपका, ये भी म्यूकस सिक्रीट करता है जिससे कि पेनिस को लुब्रिकेट किया जा सके, मतलब पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है उसको क्या किया जा सके? लुब्रिकेट किया जा सके और आसानी से स्पर्म का मूवमेंट हो सके। ये तीनों ग्लैंड्स आपका सेमिनल वेजाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, तीनों ग्लैंड से जो कुछ भी सिक्रीट हो रहा है
उसको एक साथ हम लोग बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। क्या कहते हैं? सेमिनल प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ जब स्पर्म मिला हुआ हो, जब स्पर्म इसके साथ मिला हुआ हो, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं, SEMEN, सीमेन कहते हैं। यानी कि सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म दोनों को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं? सीमेन कहते हैं, सीमेन। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे ऑर्गन्स को यहाँ पर पढ़ लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? पेनिस को भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। पेनिस को हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। पेनिस को हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी कहते हैं। ये सारा हम लोगों ने पढ़ लिया, टेस्टिस से लेकर पेनिस का ग्लांस पेनिस तक हम लोगों ने ये पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें टेस्टिस जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, और बाकी सारे जो ऑर्गन हैं, सारे ऑर्गन जो हैं, ऑल दीज आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। क्लियर? ऑल दीज आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। किसी को भी कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज बताइए। समझ में आया सब? तो समझ में आया सभी को? Yes, sir. वेरी गुड। नाउ वी विल एंटर इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, यानी कि फीमेल में जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गन्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में भाग ले रहे हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं और किस तरीके से वो फंक्शन कर रहे हैं, ये हम लोग अब पढ़ेंगे, है ना, अगला टॉपिक में। दैट इज हमारा क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल। फीमेल में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेंगे, ठीक है। वी विल टॉक, ओके। तो हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बात करेंगे। अब देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे मान लीजिए, है ना, ओवरीज हैं, ओविडक्ट हैं, यूट्रस हैं, वेजाइना है, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। इन सारे ऑर्गन्स को भी फिर दो कैटेगरी में बांटा गया। एक को बोला गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एक को बोला गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी, फिर वही चीज, प्राइमरी में क्या आ जाएगा? जहां पर ओवम या एग का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी फीमेल गैमिट्स, यानी फीमेल सेक्स सेल्स, सब एक ही चीज है ना। फीमेल सेक्स सेल्स कहिए, फीमेल गैमिट्स कहिए, ओवम कहिए, एग कहिए, है ना, सब एक ही चीज है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में कौन आ जाएंगे? ओवरीज आ जाएंगे। ओवरीज, जहां पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या हो रहा है? इनसाइड दी ओवरीज, ओवरीज में क्या हो रहा है? प्रोडक्शन हो रहा है फीमेल गैमिट्स का, फीमेल सेक्स सेल का प्रोडक्शन हो रहा है, यानी एग का प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ओवरीज आ जाएंगे, ये भी पेयर में होते हैं। जिस तरह से वहां पर टेस्टिस पेयर में था, यहाँ पर ओवरीज भी पेयर में होते हैं फीमेल में, ठीक है। क्लियर? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसको कहेंगे? ओवरीज को छोड़कर सारे ऑर्गन्स, है ना, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, बट वो लोग प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं गैमिट्स। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी ओवम, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनी एग। तो इसको हम लोग कहेंगे क्या? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स कहेंगे। तो चलिए एक डायग्राम हम लोग फिर देखते हैं ना। डायग्राम क्या क्या देखना है हम लोगों को? सबसे पहले देखना है हम लोग को ओवरीज, है ना, इसके बाद आपका फैलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है और यूरेथ्रा है। ये हम लोग यहाँ पर जो है ऑर्गन्स को देखेंगे डायग्राम में, ठीक है। तो लेट मी शो यू अ डायग्राम। एक डायग्राम दिखाने दीजिए आप लोग को, जिसके जरिए हम लोग समझेंगे, ठीक है। प्लीज वेट। ओके, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज वेरी इजी डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपका ये जो दो है, ये वन एंड ये वन, जो ओवल स्ट्रक्चर है, दैट इज ओवरीज। देखिए ये और ये क्या है? ओवरीज है। ये भी क्या होते हैं? पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये ओवल शेप का होते हैं, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर में जो है आपका
ओवम यानी एग का प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? एग का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा? तो ओवरीज क्या होते हैं? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं? फीमेल गैमिट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ओवरीज कहां पर लोकेटेड होते हैं? तो आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड। देखिए, वन ऑन ईच साइड यानी कि दो होते हैं, एक एक जो है दोनों साइड में पाए जाते हैं। कहां पर? लोअर एब्डोमेन में। लोअर एब्डोमेन में यानी कि ये जो आपका स्टमक का जो पोर्शन है उसका सबसे नीचे जो होता है दैट इज लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन में, ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं पेल्विक रीजन में जो है पाए जाते हैं ये आपका एक एक ओवरी दोनों साइड, वन लेफ्ट साइड एंड वन राइट साइड। क्लियर? समझ में आ रहा है? और हर एक ओवरी, ध्यान दीजिए, ईच ओवरी इज आलमंड लाइक फ्लैटेंड बॉडी। ये क्या होता है? एलमंड, आंवला के जैसा देखने में होता है ना। आप कह सकते हैं कोई भी सीड के जैसा, या ओवल कह सकते हैं, ओवल के जैसा देखने में ये जो है आपका यहाँ पर लगता है। ठीक है, जिसका लेंथ कितना होता है? 2 to 4 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर का इसका लेंथ होता है। क्लियर? समझ में आ रहा है? सर लेंथ कितना बोल रहे हैं? 2 to 4 सेंटीमीटर। ओके 2 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है, और 1 to 2 सेंटीमीटर क्या होता है? 1 to 2 सेंटीमीटर इसका जो है वाइड होता है, यानी चौड़ाई होता है। ठीक है, ब्रेथ होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर इसके अंदर की बात करें, वेट, आई एम शोइंग यू अ डायग्राम, प्लीज वेट। जैसे हम लोगों ने टेस्टिस के अंदर देखा तो बहुत सारे कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर दिखे। अगर हम लोग ओवरी के अंदर देखा जाए, अगर ओवरी के अंदर, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, इसके इसके अगर अंदर देखा जाए, इसके अगर अंदर देखा जाए, इसका अगर जो है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन अगर देखा जाए तो आपको क्या मिलेगा? तो इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा, जहां पर आप देख सकते हैं, है ना। सबसे बाहर में आपका क्या है? सबसे बाहर में है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सबसे बाहर का जो लेयर है दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम लेयर। ठीक है, ये एपिथेलियम का लेयर होता है, और इसके अंदर में दो रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। आप देख सकते हैं ये जो पिंक टाइप का जो रीजन यहाँ पर बना हुआ है, इस तरह का जो रीजन बना हुआ है, ये रीजन ये है आपका, ये आपका मेड्यूला है। और बाकी ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ग्रीन या येलो में, ये आपका क्या है? ये सारा ये जो व्हाइट वगैरह सब दिख रहा है, ये सारा क्या है? कॉर्टेक्स रीजन है। ठीक है, तो मेडुला में क्या होता है ना, नर्व्स होते हैं, बहुत सारे नर्व्स होते हैं। क्लियर? और कॉर्टेक्स में क्या होता है? कॉर्टेक्स में जो है, कॉर्टेक्स रीजन में ही क्या होता है? ओवम का प्रोडक्शन होता है। ये जो आप देख रहे हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर ओवम। ये क्या है? ओवम है, ओवम है, ओवम का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो इनसाइड दी ओवरी, अगर ओवरी के अगर हम लोग अंदर देखें तो आपको क्या दो स्ट्रक्चर दिखाई देता है? एक कॉर्टेक्स और एक मेड्यूला। ठीक है, ये तो सबसे बाहर का लेयर है एपिथेलियम। तो अंदर में क्या दिखाई देता है? कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स रीजन में क्या होता है? कॉर्टेक्स रीजन में जो है फॉर्मेशन ऑफ एग, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का प्रोडक्शन होता है। जबकि मेडुला वाले रीजन में क्या होता है? मेडुला वाले रीजन में जो है आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा नर्व्स होते हैं, है ना। नर्व्स होते हैं जो क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं ओवरी को। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ओवरी के अंदर का स्ट्रक्चर को देखा, है ना। क्लियर? नाउ अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, अब आपका आता है, अब आपका आता है आपका फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट। ये जो पोर्शन है आप देखिए, ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो पोर्शन है यहां से लेकर यहां तक का जो ये पोर्शन है, ठीक है, पिंक जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या होता है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जो ओवरी से यूट्रस के बीच जो है कनेक्टेड होता है। मतलब एक इसका एंड होता है यूट्रस से कनेक्टेड और एक एंड होता है ओवरी से कनेक्टेड।
ठीक है, इट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, या इसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट कहते हैं। क्लियर? ये जो ओविडक्ट है ना, ये 3 रीजन में बटा होता है। ये जो पहला रीजन है, ये दूसरा रीजन है, और ये तीसरा रीजन है। ठीक है, समझिएगा। ये जो पहला रीजन है, इसको हम लोग कहते हैं एम्प्यूला, सॉरी, इसको हम लोग कहते हैं इनफंडिबुलम। क्या कहते हैं? इनफंडिबुलम। ये जो आपका रीजन है, ध्यान दीजिएगा, इस रीजन को हम लोग क्या कह रहे हैं? इनफंडिबुलम, INFUNDI। लेट मी शो यू अनदर डायग्राम वेयर यू कैन सी क्लियरली। सी, ये रीजन, ये क्या है? दिस इज ओवरी, ये ओवरी है। ये देख लीजिए, ये क्या है? ओवरी है। और यहां से यहां तक ये जो पूरा पार्ट है, दैट इज ओविडक्ट। ये ओविडक्ट जो है 3 रीजन में बांटा होता है। पहला जो रीजन होता है दैट इज कॉल्ड इनफंडिबुलम, दूसरा जो रीजन होता है दैट इज एम्प्यूला, और तीसरा जो रीजन होता है दैट इज इस्थमस, ISTHMUS, इस्थमस। ठीक है, अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। 3 रीजन में बांटा होता है ओविडक्ट, जिसको हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओविडक्ट क्या है? तो ओवरी से यूट्रस तक एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है पाया जाता है, जो ओवरी को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ओविडक्ट। क्या कहते हैं? ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो जैसे ही यहाँ पर इसके अंदर क्या होता है? एग होता है, इसके अंदर क्या होता है? एग होता है, ओवरी के अंदर एग होता है, बहुत सारा एग होता है। ये एग क्या होता है? ये एग बनने के बाद चला आता है इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम में। ठीक है, इनफंडिबुलम में, इनफंडिबुलम में एक क्या होता है? फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर पाया जा रहा है यहाँ पर, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, फिंगर के जैसा स्ट्रक्चर है ना, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं फिम्ब्रिया। क्या कहते हैं? फिम्ब्रिया। ये क्या करता है? ओवरी से एग को रिसीव करता है, और इनफंडिबुलम में ये एग जो है मैच्योर होने के बाद क्या होते हैं? ये आगे एम्प्यूला रीजन में भेज दिए जाते हैं। एम्प्यूला से होते हुए एग क्या होता है? एस्टमस रीजन में जाता है, और एस्टमस से होते हुए यूट्रस में एंटर करता है। ठीक है, क्लियर? मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस, जिसमें कि ओवम और एग, क्या एग एग ओवम या एग या स्पर्म के साथ में, ओवम जो होता है क्या होता है? स्पर्म के साथ में मिलकर एक सिंगल सेल बना देता है, यानी कि उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। वो फ्यूजन कहां पर होता है? तो फ्यूजन इस रीजन पे होता है जहां पर एम्प्यूला और इस्थमस दोनों मिला हुआ, दोनों जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूलरी इस्थमिक जंक्शन। इस रीजन पर क्या होता है? इस रीजन पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर? तो ओविडक्ट जो है 3 पोर्शन में बटा होता है, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला एंड इस्थमस। ठीक है, इनफंडिबुलम जो है सबसे, आप कह सकते हैं कि वो पोर्शन होता है ओविडक्ट का जो ओवरी से जुड़ा हुआ रहता है, और जिसमें फिम्ब्रिया स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसके बाद इनफंडिबुलम और इस्थमस के बीच का रीजन को हम लोग एम्प्यूला कहते हैं, जो सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे लंबा रीजन होता है यहाँ का। ठीक है, एम्प्यूला सबसे लंबा रीजन होता है आपका ओविडक्ट का। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होता है? इस्थमस आता है। इस्थमस तो वो रीजन है जो क्या करता है? ओविडक्ट को यूट्रस से कनेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये रीजन क्या होता है? यूट्रस से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। और इन एम्प्यूला और इस्थमस के बीच का जो रीजन है, इस रीजन पर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एम्प्यूला इस्थमिक रीजन में देखने को मिलता है। क्लियर? नेक्स्ट विल टॉक अबाउट यूट्रस। अब क्या होता है? यूट्रस आता है, ध्यान दीजिए। ये क्या है? हम लोगों ने पढ़ लिया, ये क्या है? ओवरी है, ये आपका ओविडक्ट है। ठीक है, नाउ ये जो पोर्शन है, दिस इज यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस। ठीक है, ये जो पोर्शन है दैट इज यूट्रस। ये जो पोर्शन है, ये क्या है? यूट्रस है। यूट्रस क्या होता है? पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर का होता है। ध्यान दीजिए, ओवरी जो होता है वो पेयर में होता है, फैलोपियन ट्यूब भी क्या होता है? पेयर में होता है। यूट्रस क्या होता है? एक ही होता है, यूट्रस सिंगल होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो यूट्रस क्या होता है? यूट्रस सिंगल, हॉलो, मस्कुलर। ध्यान दीजिएगा, सिंगल, हॉलो,
मस्कुलर पियर शेप्ड, नाशपाती के आकार का पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ रहा है, जो कहाँ पाया जाता है, आपका पेल्विक वॉल में पाया जाता है। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। इसका जो लोअर पोर्शन होता है, जो नीचे का पोर्शन होता है, उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं। नीचे का पोर्शन को क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। और ये सर्विक्स रीजन आगे चलकर क्या होता है, जहां पर खुलता है उसको हम लोग कहते हैं वेजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं, वेजाइना। यानी द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल। ये सर्विक्स जो है, सर्विक्स है ना, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं सर्विकल कैनाल भी कहते हैं। और ये सर्विकल कैनाल जहां पर खुलता है, जहां पर ओपन अप होता है, दैट पोर्शन इज कॉल्ड वेजाइना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, वेजाइना कहते हैं। तो यूट्रस के बारे में अगर हम लोग देखें तो यूट्रस क्या होता है, 3 तरह के लेयर ऑफ, आप कह सकते हैं इसका जो वॉल होता है 3 वॉल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर 3 वॉल्स होते हैं, 3 वॉल से बना होता है। जो सबसे बाहर का जो वॉल होता है इट इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, समझिएगा। जो बीच का जो मसल्स होता है, जो बीच का वॉल होता है, दैट इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। और जो सबसे अंदर का जो मसल्स होता है, वॉल होता है, दैट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। ठीक है, यानी कि यूट्रस जो होते हैं वो 3 टाइप के वॉल से बने होते हैं। देयर आर 3 वॉल्स ऑफ यूट्रस। ठीक है, जिसमें अलग अलग टिश्यूज होते हैं। सबसे बाहर होते हैं पेरीमेट्रियम, बीच में होते हैं मायोमेट्रियम और सबसे अंदर होते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ध्यान रहे पेरीमेट्रियम क्या करता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, बाहर से इसको सुरक्षा देता है ताकि किसी तरह का इंजरी ना हो। ठीक है, समझ में आ रहा है। मायोमेट्रियम क्या करता है, मायोमेट्रियम जो है मिडिल में होता है, ये थिक होता है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। और एक्चुअली ये जो है आपका जो बेबी का जो डिलीवरी होता है, बेबी का जो डिलीवरी होता है, इसमें ये मायोमेट्रियम जो है वो हेल्प करता है। कैसे, तो मायोमेट्रियम क्या होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रांगली, इसके पास कॉन्ट्रैक्शन का पावर होता है, एबिलिटी होता है। ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है तो क्या होता है, जो बेबी जो यूट्रस में जो ग्रो कर रहा है उसके ऊपर एक तरह का प्रेशर पड़ता है और वो बाहर की तरफ मूव होता है और इस तरीके से बेबी का बर्थ होता है। तो ये मायोमेट्रियम बेबी का बर्थ में हेल्प करता है। व्हाट डू यू मीन बाय एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या करता है, एंडोमेट्रियम जो है, एंडोमेट्रियम ये जो लेयर है ये क्या करता है, ये फिटस का, या आप कह सकते हैं जो जाइगोट बना उसका इम्प्लांटेशन, हम एक टर्म यूज किए थे इम्प्लांटेशन, वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करता है और बेबी के डेवलपमेंट में, ग्रोथ में जो है ये एंडोमेट्रियम हेल्प करता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। और यदि यदि एग फर्टिलाइज ना हो, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से जो एग निकल कर आ रहा, अगर ये फर्टिलाइज ना हो तो क्या होता है, ये क्या होता है, फिर ये सारा प्रोसेस नहीं करता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा, वो इम्प्लांटेशन और बेबी का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तब क्या करेगा, तब जो है ये एंडोमेट्रियम क्या होता है, जब जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है, स्पर्म के साथ नहीं फर्टिलाइज होता है, फ्यूजन नहीं होता है, फिर एंडोमेट्रियम क्या करता है, ये रप्चर हो जाता है, यानी कि ब्रेकडाउन हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ब्लड के रूप में क्या होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, वेजाइना से बाहर निकलता है। ये आफ्टर द एज ऑफ 13, सभी फीमेल में हर 28 डेज के बाद ये प्रोसेस होता है। ठीक है, जब तक कि उनके जब तक कि आप कह सकते हैं कि जो है उनका बॉडी में प्रेगनेंसी ना हो, मतलब बच्चा उसमें जब तक फॉर्मेशन नहीं होता है तब तक ये लगातार क्या होता है, एंडोमेट्रियम हर 28 डेज के बाद क्या होता है, रप्चर होता है, ब्रेकडाउन होता है और ब्लड के रूप में बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, या कॉमन टर्म में इसको कहते हैं पीरियड्स। कॉमन टर्म में क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। ये है ना, सभी फीमेल में कब होता है, आफ्टर द एज ऑफ 13, हर 28 डेज के बाद ये होता है। तब तक होता है जब तक कि
जब तक कि वो फीमेल के बॉडी के अंदर जो है फीटस का डेवलपमेंट ना हो, जाइगोट नहीं बने, स्पर्म पहुंचकर फ्यूज ना करे एक के साथ, तब तक ये प्रोसेस होता है। ठीक है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर प्रेग्नेंट कोई अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उस टाइम में क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। फिर जब बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा उसके बाद फिर 28 डेज में लगातार जो है क्या होगा, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा होता रहेगा। ठीक है। कब तक होगा, एट द एज ऑफ 45 to 50, 50 साल तक, यानी कि जब तक उस महिला का उम्र 45 से 50 साल तक होगा तब तक होता रहेगा, उसके बाद जो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यूट्रस का जो लोअर पोर्शन है उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं, और ये सर्विक्स जो होता है एक ट्यूब लाइक, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर कैनाल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर शो करता है, इसलिए इसको हम लोग सर्विकल कैनाल भी कहते हैं। और वेजाइना क्या होता है, सर्विकल कैनाल जहाँ पर ओपन अप हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेजाइना। और इस पोर्शन को हम लोग बर्थ कैनाल भी कहते हैं, बर्थ कैनाल भी कहते हैं। क्यों बर्थ कैनाल कहते हैं? क्योंकि इसी रास्ते से क्या होता है, बेबी का बर्थ होता है। दैट्स व्हाई दिस सर्विकल कैनाल इज आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये सारा पढ़ लिया। ठीक है, कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आपका माने हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीटली हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया। अगला हमारा पॉइंट क्या है, चलिए देखते हैं नोट में। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट क्या है, तो हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो रिप्रोडक्शन होता है ये बॉयज और गर्ल्स में एक सर्टेन एज के बाद होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, यानी कि जिस एज को हम लोग कहते हैं एडोलेसेंट, यानी ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका एज होता है, तो देखिए क्या होता है कि आफ्टर द एज एक एज बैरियर होता है जिसके बाद ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रिपेयर होता है, मैच्योर होता है, और वो रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपका प्यूबर्टी का जो एज होता है, प्यूबर्टी का एज जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, एडोलेसेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एडोलेसेंट भी कहते हैं। तो ये जो एज होता है नियरली अबाउट आप कह सकते हैं 11 ईयर्स से लेकर, ठीक है, 11 ईयर्स से लेकर ये 19 से 20 ईयर्स तक का ये जो है एज होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं प्यूबर्टी कहते हैं, या एज ऑफ एडोलेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये एज जो है ये अलग अलग बुक में थोड़ा वेरी करता है, खास करके जो टीन वाला जो एज होता है, टीन, जैसे आपका 13, 14, 15, 16, ये जो एज होता है, ये वाला जो पीरियड्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं एडोलेसेंट या प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूबर्टी। इस समय में क्या होता है, देखिए एक बच्चे में रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, एक जो नया जो बच्चा जो जन्म लिया, जो नवजात शिशु है, न्यूली बॉर्न बेबी है, उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं हो सकता है। ठीक है, किसमें हो सकता है, एक मैच्योर बेबी में, एक मैच्योर आप कह सकते हैं यंग वंस में, एक जो मैच्योर हो, जिसको हम लोग कहते हैं कि अब वो अपना प्यूबर्टी का एज क्रॉस कर लिया हो, तभी वो क्या कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो 11 ईयर्स से 19 ईयर्स, खास करके जो टीन वाला जो एज है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये जो टीन वाला जो एज है, इसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ प्यूबर्टी और एज ऑफ एडोलेशन। ठीक है, इस एज में क्या होता है, इस एज में प्यूबर्टी में, एडोलेशन में, इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल बॉडी है या मेल बॉडी है, उसमें क्या होता है ना, बहुत सारा चेंजेस आते हैं। उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है, मैच्योर होता है, ग्रोथ करता है। ठीक है, और एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी, जो आपका एट द एंड ऑफ प्यूबर्टी मतलब 19-20 ईयर्स का जो आपका पीरियड होता है, उसके बाद उस समय तक क्या होता है, जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आर फुल्ली डेवलप्ड, एंड यू कैन से
that now the body is ready for reproduction. तो ये जो एज होता है, जिस एज में रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब जैसे मान लीजिए कि जो है बॉय में मूछ दाढ़ी का आ जाना, ठीक है, इसके अलावा जो है हेयर के ऊपर जो आप कह सकते हैं चेस्ट के ऊपर हेयर्स का दिखा जाना, these are the sign which indicates that you are now crossing your adolescent stage, or you are in puberty stage. Okay, in your body the reproductive systems are getting developed, जो है वो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ये जो एज होता है प्यूबर्टी का, एडोलेसेंट का, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं बॉयज में और क्या क्या चेंजेस आते हैं गर्ल्स में, ये हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो अगर हम बात करें बॉयज में, तो बॉयज में क्या क्या चेंजेस आते हैं? फेशियल हेयर्स, यानी कि जो है चेहरा में क्या होता है, मूछ दाढ़ी है ना, बियर्ड, मुस्टेच, ये अपीयर होने लगता है। अपीयरेंस ऑफ है ना हेयर ऑन चेस्ट, बैक, आर्म्स, लेग्स, इसके ऊपर क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा हेयर अपीयर होने लगता है। डीपनिंग ऑफ वॉइस का डीपनिंग होना, वॉइस जो है और भी गहरा होने लगते हैं, भारी होने लगते हैं। एंड इंक्रीज इन द साइज ऑफ एडम्स एप्पल इन द थ्रोट, ये जो थ्रोट रीजन होता है यहाँ पर, जहाँ पर आपका साउंड बॉक्स होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक जो आप स्ट्रक्चर आप देख पाते हैं, दैट इज कॉल्ड एडम्स एप्पल, जो क्या होता है बाहर की तरफ, इसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये बाहर की तरफ निकलने लगता है। ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ठीक है, ये शोल्डर्स जो होते हैं, ये जो कंधा जो होता है ना, ये क्या होता है, चौड़ा होने लगता है ना, हम लोग को ऐसा फील होने लगता है कि हाँ मेरा तो पूरा बॉडी बन रहा है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो चीजें बॉयज में, आई एम टॉकिंग अबाउट इन बॉयज, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस, है ना, टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होने लगता है, ठीक है। और जो है नाइट एमिशन अलोंग विद द सेमिनल फ्लूइड, ये समटाइम्स देखने को मिलता है, ठीक है। नाइट एमिशन यानी कि जो है रात में कभी कभी स्पर्म का फ्लो जो है आउटसाइड द बॉडी, ये भी समटाइम्स जो है देखने को मिलता है बॉयज में, ठीक है। एंड द बॉडी बिकम्स मस्कुलर, और बॉडी जो है पूरा क्या होता है, एकदम मस्कुलर बनने लगता है, ऐसा फील होता है कि जो है हम लोग धीरे धीरे है ना सलमान खान बन रहे हैं, इजंट इट, वी आर बिकमिंग लाइक अ हीरो, मतलब मसल्स वगैरह जो काफी डेवलप होने लगता है, बॉडी बनने लगता है, ठीक है, क्लियर। ये जो है ये सारे चेंजेस जो है बॉयज में देखने को मिलता है, ठीक है। व्हाट ऑल आर द चेंजेस वी कैन सी और वी कैन ऑब्जर्व इन गर्ल्स, तो गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस देख सकते हैं? गर्ल्स में देख सकते हैं ब्रॉडेनिंग ऑफ हिप्स, ठीक है। गर्ल्स में जो चेंजेस हम लोग देख सकते हैं कि हिप का जो है ब्रॉडन होना, ठीक है, हिप जो होता है क्या होता है, वो ब्रॉड होने लगता है, ये इस उम्र में धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, द बॉडी बिकम सॉफ्ट एंड राउंडेड, बॉडी जो है वो सॉफ्ट और राउंडेड होने लगता है। अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रेगुलर है ना, एट द इंटरवल ऑफ 28 डेज रेगुलर ब्लीडिंग फ्रॉम द बॉडी, ये क्या होता है देखने को मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस, शुरू हो जाता है फीमेल में, ठीक है। तो गर्ल्स में ब्रॉडनिंग ऑफ हिप्स देखने को मिलता है, सॉफ्ट और राउंडेड बॉडी, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट जो है डेवलपमेंट होने लगता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ये बिगिंस हो जाता है। ये सारी चीजें जो है गर्ल्स में देखने को मिलता है एट द एज ऑफ प्यूबर्टी और एडोलेसेंस, ठीक है। इस एज में जो है ओवरऑल अगर हम लोग चेंजेस देखें तो बॉयज और गर्ल्स में क्या होते हैं ओवरऑल चेंजेस? हाइट में चेंजेस, है ना, हाइट जो है इस एज में काफी ज्यादा हाइट बढ़ता है, वेट भी बढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो है जो सीबीसियस जो ग्लैंड होते हैं, यानी कि हमारा जो स्किन में जो ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड आप कह सकते हैं कि वहां से स्वेट जो है, पसीना बहुत ज्यादा निकलता है, और इस पसीने में क्या होगा, एक तरह का आप कह सकते हैं कि जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्मेल जो है वी कैन नोटिस इन दैट, यू नो, आपका ये जो आपका क्या है, जो पसीना है, ठीक है, जो स्वेट है, इन दिस वी कैन ऑब्जर्व अ स्लाइट स्मेल, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्मेल यहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, पिंपल्स और एक्ने जो है ये फेस में होने लगता है इस एज में, ठीक है। साथ ही साथ जो है दोनों में जो कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन अपीयरेंस ऑफ हेयर इन द आर्मपिट एंड प्यूबिक रीजन, यानी कि जो प्राइवेट रीजन्स होते हैं वहां पर हेयर्स का जो है डेवलपमेंट होना, हेयर का ग्रोथ होना,
हेयर्स दिखने लगना भी इस एज को इंडिकेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक एंड इंटेलिजेंस, इस एज में क्या होते हैं, हम लोग मोर लॉजिक हो जाते हैं, यानी हम लोग है ना अब फिक्शंस के चीजों पर डिपेंड नहीं करते हैं, काल्पनिक चीजों पर उतना ज्यादा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग रियलिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। और इस एज में हमारा इंटेलिजेंस, हमारा जो लॉजिकल क्षमता है, कितना अच्छा सोच सकते हैं, ऑल दिस यहाँ पर डेवलप होने लगता है। साथ ही साथ इमोशनल जो चेंजेस है ये भी देखने को मिलता है ज्यादा, जैसे कि इरिटेबिलिटी, इनसिक्योरिटी, एंगर, डेफियंस, ठीक है, रिबेलियस टेंडेंसी, ये सारा कुछ जो है इस एज में ज्यादा देखने को मिलता है। गुस्सा भी ज्यादा आएगा, बदला लेने का है ना, किसी से बदला लेने का जो है जुनून, जो बदला लेने का टेंडेंसी भी ज्यादा आएगा, ठीक है। ज्यादा जो है इनसिक्योरिटी फील होगा कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे क्या होगा, अगर ये नहीं करेंगे तो ऐसा कैसे होगा, फिर हम सबसे पीछे हो जाएंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। ऑल दिस इनसिक्योरिटी जो है वो इस एज में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ऑल दीज आर दी चेंजेस विच वी ऑब्जर्व ड्यूरिंग दिस प्यूबर्टी, और यू कैन से दिस एडोलेसेंट का जो एज होता है, इस समय में हम लोग ये ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर? एनी डाउट्स फ्रॉम दिस पॉइंट्स? किसी भी पॉइंट्स अगर आप लोगों को कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट किसी को? अब देखिए इसमें एक पॉइंट रह गया है, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, है ना। तो बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे, और उसके साथ ही अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। अगला चैप्टर क्या पढ़ना है बताइए आप लोग? आपके स्कूल में जो चैप्टर्स आ रहे हैं उसके नाम बताइए कि अगला कौन सा चैप्टर हमको पढ़ना है। सर फूड प्रोडक्शन। ट्रांसपोर्टेशन, यस, the transportation in plants, सर हम लोग का Trans- फर्स्ट चैप्टर। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, वेरी गुड। और अभी कोई कुछ कह रहे थे, फूड प्रोडक्शन? हाँ सर। हाँ सर, हम लोग का स्कूल में स्टार्ट किया फूड। हाँ सर। अच्छा ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन फिर फूड प्रोडक्शन, ये दोनों हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको पढ़ाया इसमें कौन कौन सा चैप्टर कवर हुआ? सर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ये दोनों कवर हो गया इसमें, ठीक है, हाँ वेरी गुड। अगले दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अगले दिन ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे, उसको खत्म करने के बाद फिर फूड प्रोडक्शन होगी। क्लियर? ओके, वेरी गुड। ओके देन बाय, विल मीट। बाय सर। हाँ, नेक्स्ट क्लास, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ओके, गुड डे।